नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है पेपर यूपी टेट परीक्षा में जो ईवीएस का सेक्शन आता है जीएस का, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और काफ़ी इजी पेपर है और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने भी ये टेट दिया है उनका ईवीएस सेक्शन बहुत अच्छा गया हुआ, क्योंकि बहुत ही ईजी था। जल्दी से इसकी आंसर की देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये सेट है हमारे पास बी, तो अगर आपका बी सेट है तो सीधे सीधे मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई सेट और है तो सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप सवाल का आंसर नोट कर लीजिए और अपने से मिला लीजिए कि आपने उसमें क्या आंसर टिक किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो बहुत ही ईजी इसका आंसर होगा उत्तरी तारे को हम बोलते हैं ध्रुव तारा, बचपन से पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? बहुत ही पैट सवाल है, कई बार ईवीएस में पूछा गया है। 1973 में, सबको पता है प्रोजेक्ट टाइगर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा एमपी में, तो इसका ये सही है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ? तो लखनऊ समझौता अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो इसमें इसके दो आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर देखिए तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। लेकिन अभी हमें एक चुनना है इसमें, तो फिर मैं इसमें जाऊंगा ऑप्शन 3 के साथ। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपने ईवीएस में पढ़ाई होगा कि जंगली गधों के लिए एक ही अभ्यारण्य फेमस है, जो कि है आपका, जो आपको मिलेगा कच्छ के रण में, यानी गुजरात में। 126 देखिए, कार्बन डेटिंग क्या बताता है हमें? कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है क्या? तो बहुत ही बेसिक सवाल है। कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है पुरानी वस्तुओं के बारे में। खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनकी उम्र का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 127, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए, ये ज़्यादातर सवाल जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है एकलव्य एकेडमी कासगंज, वहाँ पर मैं ईवीएस पढ़ाता हूँ, तो उस क्लास में मैंने ये सभी सवालों को डिस्कस किया था और सारे के सारे सवाल हमारे लेक्चर से ही आए हैं। यहाँ पर जो लोग उसमें पढ़ते हैं वो कमेंट करके बताएं कि फंसे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सुपोषण, उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी। इसे हिंदी में बोला जाता है जैव आवर्धन, इसे हिंदी में बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, तो तब हमने इसकी चर्चा की थी, यानी जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो अपने अगले चरण पर बढ़ते चले जाते हैं और अंतिम जो उपभोक्ता होता है उसमें जाकर संचित हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। जैव मंडल में दो घटक मिलेंगे, जैविक और अजैविक। अब नहीं पूछ रहा है तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कवक। बाकी प्रोटीन तो अजैविक है ही, मिट्टी भी अजैविक है, फास्फोरस भी अजैविक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही बेसिक सवाल, एम्स्टर्डम। 131 देखिए, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसको भी मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था। आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित जो जगह है वो आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यहाँ भूमिगत जल में ही आर्सेनिक मिला हुआ है, तो आर्सेनिक के प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित राज्य आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। और नदी अगर पूछ ले तो नदी हो जाएगी दामोदर। भारत में पश्चिमी घाट का दक्कन शुष्क है, क्यों? देखिए, भारत में जो दक्कन का इलाका है वो बहुत ज़्यादा शुष्क है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? तो देखो, इसका जो रीज़न है विद्यार्थियों, ये होता है रेन शैडो। रेन शैडो यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अगर आप लोग कमेंट करके जानना चाहते हैं कि आखिरकार वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं और आखिरकार पश्चिमी घाट के दक्कन का इलाका शुष्क क्यों है। कमेंट करिए, अगर अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि रेन शैडो क्या होता है, रेन शैडो प्रभाव क्या है। आगे बढ़ते हैं। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 133 नंबर। तो वन्य सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है जियोग्राफी का। और फिलहाल एक
इसका जो आंसर है वो है ऊष्मा बजट, हीट बजट इसको बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा बजट से ही हम निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी पर कितनी ऊष्मा आ रही है। फिलहाल इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? संविधान का बहुत ही बेसिक सवाल। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वैसे रूस से, लेकिन अब रूस तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो थोड़ा सा घुमा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है USSR, जिसको हम बोलते हैं सोवियत संघ, जिसका वर्तमान नाम है रूस। तो आंसर वही है, बट थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे कर पाओगे आसानी से। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलेगी आपको? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी साइलेंट वैली में, केरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं। LPG के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बस देखो यहाँ पर आप पेपर में ये ध्यान रखा करो, पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है ना, इसी से खेल हो जाता है। जल्दबाजी में हो सकता है आप इसे सही आते हुए भी गलत कर रहे हो। तो असत्य पूछ रहा है, देखते हैं जरा। देखो, नीले ज्वाला से जलता है LPG मतलब जो हमारे घरों में गैस यूज़ हो रही है, तो ऑब्वियस बात है, हम सब ने देखी है, नीली ज्वाला होती है। उच्च ऊष्मीयमान होता है, बिल्कुल होता है, कोई डाउट ही नहीं है। स्वच्छ ईंधन है, तो कोई धुआं हुआ तो होता नहीं है LPG में, ये भी सही है। क्या मीथेन उत्सर्जित करता है ये? तो नहीं, ये तो मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, तो यही बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कथन इसके बारे में असत्य है, ऑप्शन 4। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 ही घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। हम सब लोग को ये बात पता है, बहुत ही बेसिक सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा का डिग्री पूछ रहा है। तो जब भी मैं EVS शुरू करता हूँ टेट की क्लास में या कहीं भी, या ज्योग्राफी शुरू करता हूँ, और हमने इस चैनल पर भी ज्योग्राफी के जो बेसिक लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा सबको बताया है, और बहुत ही बेसिक सवाल है। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अगर यहाँ पूछता कर्क रेखा तो आंसर हो जाता 23.5 डिग्री नॉर्थ। चलिए फिलहाल इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है A.G. टॉन्सले ने। बेसिक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। घास भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो देखो, इसका जो आंसर होगा, इसको हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे इकोलॉजिकल पिरामिड, याद है? जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े थे उनको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था इकोलॉजिकल पिरामिड, और उसमें मैंने घास भूमि का एग्जाम्पल भी दिया था। तो घास भूमि में सबसे नीचे होगी खुद घास, और सबसे ऊपर होंगे कौन? मांसाहारी जानवर, जैसे सवाना, जैसे अफ्रीका में आप देखो, है ना। तो वहाँ पर सबसे ऊपर कौन मिलेंगे? सबसे ऊपर आपको मिलेंगे मांसाहारी जीव जैसे शेर, और सबसे नीचे कौन मिलेंगे? घास मिलेगी। बेसिक सवाल है, इसको हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है कौन सा कहलाता है? तो पृथ्वी के सबसे पास जो स्तर है वो है, इसका जवाब हो जाएगा ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में, ठीक है, 11 दिसंबर 2002। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण में सहायक है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा है आपसे, घुमाकर पूछा है। तो देखो, कौन सी ऐसी कृषि प्रक्रिया है जो पर्यावरण में सहायक है, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कौन सी कृषि प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण में नुकसान नहीं होता। तो देखो, अगर आप जैविक खेती करोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा क्या? नहीं होगा ना। जैविक खेती में हम रासायनिक खाद, कीटनाशक इनका इस्तेमाल करते नहीं है, तो इससे कोई नुकसान प्रकृति को होगा नहीं, और प्रकृति को नुकसान होगा नहीं तो पर्यावरण में सहायक हो तो गई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा सब लोग जानते हैं भैया, अम्लीय वर्षा सीधी सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है अम्लीय वर्षा, है ना। आगे देखते हैं। WWF से क्या आशय है? WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। WWF जिसका प्रतीक है जाइंट पांडा। फूलों की घाटी कहाँ पर है? EVS का बहुत ही बेसिक सवाल, उत्तराखंड, मतलब सॉरी जम्मू कश्मीर टिक हो गया। इसका आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी, फूलों की घाटी। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने का काम कर रही है? तो भैया ये करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, इस तरीके से है ये, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है? एंडीज में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में एंडीज। और लास्ट प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो मैंने इसको भी ऑफलाइन क्लास में बहुत एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा मैंने इस चैनल पर भी नदियों को पढ़ाया है, वहाँ पर भी आप जा कर के देख पाओगे कि हमने भारत की नदियाँ जब पढ़ी थी तो उसमें हमने ब्रह्मपुत्र की बात की थी, और मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल थे जो हमने पढ़े यहाँ पर,
और उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। और पेपर कैसा हुआ आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।